हेलो, हेलो, हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे कि एफआईआईज़ ने इतना सेल ऑफ क्यों किया है इंडियन स्टॉक मार्केट में जिसकी वजह से निफ्टी 50 और सेंसेक्स बहुत ही ज़्यादा गिरा है। तकरीबन 8 से 9% का करेक्शन देखने को मिला है। दूसरा हम बात करेंगे पूना वाला फिनकॉर्प के स्टॉक के बारे में, जिसका एक 10% का वेटेज है मेरे पोर्टफोलियो में और आज वो 17% से नीचे गिरा है, तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट हुआ है मेरे पोर्टफोलियो में और इतना नीचे क्यों गिरा है और आगे मैं पूना वाला फिनकॉर्प स्टॉक के साथ क्या करने वाला हूँ, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। तो अक्टूबर के महीने में एफआईआईज़ ने तकरीबन 93,000 करोड़ रुपीस का सेल ऑफ किया है। जी हाँ, आपने सही सुना, 93,000 करोड़ रुपीस। आज तक इतना सेल ऑफ कभी भी इंडियन स्टॉक मार्केट्स में नहीं देखा गया है। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं तो 2000 फाइनेंशियल क्राइसिस और कोविड का फॉल। जी हाँ, आपने सही सुना, कोविड के फॉल में भी 80,000 करोड़ का ही एफआईआईज़ ने सेल ऑफ किया था। लेकिन इस बार सिर्फ अक्टूबर के 1 महीने में ही 93,000 करोड़ रुपीस का सेल ऑफ हो चुका है एफआईआईज़ के द्वारा। इसकी वजह से आज निफ्टी 50 पूरे महीने में 7 से 10% के उसमें नीचे गिरा हुआ है। तो एक जनरली मैं बता दूं एफआईआईज़ होते कौन है? एफआईआईज़ ये होते हैं जो बाहर के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स और पेंशन स्कीम्स होती है, वैसे फॉरेन्स के भी म्यूचुअल फंड्स, पेंशन स्कीम्स होते हैं। वो बाहर से जो इमर्जिंग मार्केट है जैसे इंडिया, वियतनाम, ताइवान, उस इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा डालते हैं और अच्छा खासा रिटर्न्स कमाते हैं। इसे हम एफआईआईज़ बोलते हैं। पिछले 3 महीने से जो हमने रैली देखी है उसका मेन कारण है कि एफआईआईज़ और डीआईज़ यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में कौन आता है? हमारे इंडिया के म्यूचुअल फंड होल्डर्स, म्यूचुअल फंड फंड हाउसेस, फिर पेंशन स्कीम्स, ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड्स, ये सब जो थे वो डीआईज़ आते हैं। तो पिछले 3-4 महीने से एफआईआईज़ और डीआईज़ दोनों ही मिलके इंडिया की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे थे। उसकी वजह से इंडिया का स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा था। लेकिन अभी रिसेंटली जो 93,000 करोड़ रुपीस का एफआईआईज़ ने सेल ऑफ किया है, उसकी वजह से एक नेगेटिव सेंटीमेंट बन चुका है। नेगेटिव सेंटीमेंट क्यों? क्योंकि जो एफआईआईज़ होते हैं, उनको एक उच्च दर से देखा जाता है क्योंकि उनके पास जो एनालिसिस होती है वो बहुत ही टॉप नॉच होती है, ऐसा माना जाता है। इसलिए अगर वो कोई स्टॉक मार्केट या तो अगर वो कोई इकोनॉमी पे बेरिश है, यानी कि जैसे कि इंडिया की इकोनॉमी में बेरिश है, तो ऐसा माना जाता है कि इंडिया की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाली है। तो अगर मैं आपको रीजन बताऊं कि एफआईआईज़ इंडिया के स्टॉक मार्केट से पैसा क्यों निकाले, तो सबसे पहला रीजन तो ये है कि निफ्टी 50 का वैल्यूएशन। निफ्टी 50 का अभी करंट पी रेशियो है 23 का, लेकिन जो लॉन्ग टर्म एवरेज है निफ्टी 50 के पी रेशियो का वो है 19 से लेके 20 तक। तो एक ओवर वैल्यूएशन दिख रहा है। दूसरा मेन रीजन है कि चाइना की इकोनॉमी में एक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया गया है। उस स्टिमुलस पैकेज के जो अनाउंस किए जाने की वजह से चाइना की इकोनॉमी में एक अच्छा खासा अप ट्रेंड दिखने को मिल सकता है। इसकी वजह से उसके स्टॉक मार्केट में भी एक अच्छा खासा अप ट्रेंड दिखने को मिल सकता है। ये सोच के जो एफआईआईज़ है वो इंडिया की इकोनॉमी से, जिसका पी रेशियो बहुत ही ज्यादा है, वो कम पी रेशियो के चाइना की इकोनॉमी में पैसे डाल रहे ताकि उनको एक अच्छा खासा वैल्यूएशन मिले। ऐसा आप समझ लीजिए कि निफ्टी 50 से उन्होंने प्रॉफिट बुक करके चाइना की स्टॉक मार्केट की इकोनॉमी में पैसा री इन्वेस्ट कर दिया है। दूसरा मेजर कारण है एफआईआईज़ के सेल ऑफ का कि जो यूएस की 10 ईयर जीसेक यील्ड थी वो 3.4% से अभी भी वापस बढ़ के 4.2% हो गई है। यानी कि जो यील्ड 3.5%, 3.6% पे अट्रैक्टिव नहीं लग रही थी, वो अभी वापस से बढ़ के 4.2, 4.3% पे आ चुकी है। इसलिए एफआईआईज़ जो है वो इक्विटी से पैसा निकाल के डेट में पैसा डाल रहे हैं। चौथा मेन कारण है एफआईआईज़ का सेल ऑफ करने का, वो है जो बैड कॉर्पोरेट अर्निंग्स है, जैसे कि नेस्ले, डाबर, एचयूएल, आईटीसी, उनके जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स की कमेंट्री है वो बहुत ही बुरी है। नेस्ले के सीईओ ने तो खुद ही अभी अनाउंस कर दिया है कि जो इंडिया का मिडिल क्लास है वो श्रिंक हो रहा है। इसकी वजह से एक नेगेटिव सेंटीमेंट बन रहा है क्योंकि एफएमसीजी जो कंपनीज होती है वो एक मार्केट इकोनॉमी की ट्रू इंडिकेटर होती है कि अगर इकोनॉमी अच्छी खासी फल फूल रही है, ग्रोथ हो रहा है इकोनॉमी में, तो जो एफएमसीजी कंपनीज है उसका भी अच्छा खासा ग्रोथ होता है। लेकिन अगर एफएमसीजी कंपनीज का ग्रोथ नहीं हो रहा है और उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है श्रिंक हो रहा है, रेवेन्यू श्रिंक हो रहा है, प्रॉफिट श्रिंक हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और इकोनॉमी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। लेकिन आप फिर भी देख सकते हो कि निफ्टी 50 इतना ज्यादा नहीं गया है। आपको मालूम रहेगा कि 2008 में जब 58,000 करोड़ रुपीस सेल ऑफ हुआ, फिर कोविड में जब 60,000, 70,000 रुपीस का सेल ऑफ हुआ और अभी ये महीने में 93,000 रुपीस का सेल ऑफ हुआ है। लेकिन फिर भी जो 2008 और कोविड के टाइम जब निफ्टी 50 और सेंसेक्स 25-25% से 20-20% से नीचे गिरा था, लेकिन ये टाइम सिर्फ 8 से 10% तक ही निफ्टी 50 नीचे गिरा है। उसका ये मेजर कारण ये है कि 83,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट हमारे डीआईआईज़ ने ऑलरेडी किया हुआ है। डीआईआईज़ मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया था।
उसके कारण और जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपनी एसआईपी कंटिन्यूस करने के कारण हमारा जो मार्केट है वो अभी बैलेंस आउट हो चुका है, ज़्यादा फॉल नहीं हुआ है। क्योंकि आप अगर पहले सिचुएशन देखेंगे कि जब सिर्फ 60,000 करोड़ रुपीस ही इंडियन स्टॉक मार्केट से एफआईआई से सेल ऑफ किए थे, तभी 25 से 30% मार्केट गिर जाता था। लेकिन अभी जब 93,000 करोड़ रुपीस का सेल ऑफ हुआ है, फिर भी सिर्फ निफ्टी 50 अभी 10% से और 7% से नीचे गिरा हुआ है। इसका मेजर कारण है कि डीआईएस हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स और उनकी जो एसआईपी बुक्स है वो स्ट्रांग है और वो अपने इंडियन इक्विटी मार्केट में पैसा इन्फ्यूज कर रही है। तो आपको भरोसा रखना पड़ेगा। आपको भी मालूम है 2008 के क्राइसिस के बाद अगले 12 महीने में ही निफ्टी 50 ने 124% का रिटर्न दिया था। और कोविड तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, एकदम रिसेंट और एकदम फ्रेश मेमोरी। 2020 में कोविड के क्राइसिस के बाद आपको भी मालूम है जब निफ्टी 50 12,000 से 8,000 तक गिर गया था और 8,000 से वापस अभी 26,000 तक पहुंच चुका है। यानी कि 3 गुना जब निफ्टी 50 1.5-2 साल में डबल हो गया है, तो थोड़ा सा तो रैशनलाइजेशन होना मार्केट को बनता ही है। तो आपको कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आपकी अगर एसआईपीज़ कंटिन्यू है तो आपको इनको कंटिन्यू रखना है। पैनिक में आके सेल ऑफ नहीं कर देना है और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को कंटिन्यू रखना है। चलिए अगली चीज़ के बारे में बात करते हैं, पूना वाला फिनस्टॉक के बारे में। जो पूना वाला फिनस्टॉक है आज 17% से, जी हाँ 17% से डाउन है आज। और वो मेरे पोर्टफोलियो का 10% का वेटेज रखता है पूना वाला फिनकॉर्प। तो मुझे तो बहुत ही बड़ा झटका लगा, क्योंकि आज जब पूना वाला फिनकॉर्प ने अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर किए, वो बहुत ही बुरे रिजल्ट्स थे। ये रिजल्ट्स इतने बुरे क्यों थे? क्योंकि जो नए कॉर्पोरेट सीईओ बने हैं, वो पूरा का पूरा रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। जो एक नए सीईओ का आने का रीजन अभी हमें हमारे सामने ये आया है कि जो पुराने सीईओ थे, उन्होंने कुछ तो बहुत ही जोल किया रहेगा कॉर्पोरेट लेंडिंग्स में और रिटेल लेंडिंग्स में, अनसिक्योर्ड लेंडिंग्स में। तो इसकी वजह से समझ सकते हो कि जो कंपनी का प्रॉफिट है उससे 3 गुना ज़्यादा तो उनका लोन बुक का जो लॉस है वही हो गया है। तो इसकी वजह से एक कंपनी को बहुत बड़ा फ्यूचर ग्रोथ एस्पेक्ट्स में झटका लगने वाला है। इसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स है और जो डीआईआईज़ हमारे इंडिया के, उन्होंने डिसाइड किया है कि ये जब तक पैन आउट नहीं हो जाता, ये जो नया कॉर्पोरेट इस कंपनी को फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगी और कैसे किस डायरेक्शन में लेके जाएगी, तब तक कोई इन्वेस्ट करने को तैयार ही नहीं है। इसलिए आज पूना वाला फिनस्टॉक तकरीबन 17% से डाउन है।